हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी। और आज हम फिर बात करने वाले हैं अपनी फिजिक्स के पहले चैप्टर की, विद्युत क्षेत्र की। और पिछले टॉपिक में हमने बात की थी विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा तुम्हें याद है, द्विध्रुव किसको बोलते थे हम? जब दो आवेश समान परिमाण के, जैसे कि Q और Q, परंतु विपरीत प्रकृति के, ये -Q, ये +Q, अल्प दूरी पर रखे हों। मान लीजिए इनके बीच का कुछ सेपरेशन है, कुछ अंतर है 2a। तो इस पूरे निकाय को, इस पूरे सिस्टम को हम बोल देते थे विद्युत द्विध्रुव। ओके। अब अगर हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। और अगर हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली वह इस रेखा के लंबवत, यानी कि मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन पर कहीं पर भी हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो उसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि विद्युत द्विध्रुव के कारण हम दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। हमारा टॉपिक हमारा टॉपिक हो जाता है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ये बिंदु 1 है, पॉइंट 1 पर एक -Q आवेश रखा है, पॉइंट 2 पर एक -Q आवेश रखा है, जिनके बीच की दूरी 2a है। O इनका मध्य बिंदु है। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है जो इसकी अक्षीय स्थिति में है। हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसे बोला जाएगा निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपने टॉपिक पर आने से पहले तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहूँगा, ये एक एकल बिंदुवत आवेश Q है। अगर मुझे इस एकल बिंदुवत आवेश, एकल मतलब अकेला, बिंदुवत मतलब जिसका आकार बहुत छोटा हो, इससे मुझे r दूरी पर, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ये बिंदु हो गया, मान लीजिए बिंदु P है, मुझे P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमने पढ़ा हुआ है, इसके लिए फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r। Q उस आवेश का परिमाण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र देखते हैं, और r वो दूरी होती है जिस दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम अपने टॉपिक में करते हैं। तो देखिए, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, -Q के, क्योंकि बिंदु P पर तो दोनों -Q और +Q दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। तो बारी बारी से एक बार इसके कारण निकालते हैं, दूसरी बार इसके कारण। यहाँ माइनस नहीं, प्लस है। ओके। तो देखिए, -Q आवेश के कारण, यानी कि इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर। तो कैसे निकालें? P पर किसकी वजह से? एक की वजह से, = फॉर्मूला क्या था हमारा, ध्यान देना, 1/4πε0। तो इसको ऐसे ही लिख दिया है, 1/4πε0। फिर क्या लेते हैं हम? आवेश Q, यहाँ पर Q की वजह से था तो यहाँ पर Q लिखा तुमने, तो यहाँ पर भी Q आ जाएगा। और उनके बीच की दूरी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a, तो टोटल हो गई 2a। तो ध्यान देना, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, तो देखो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक x, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x + a, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 2a है, ये मध्य बिंदु हो गया। दूरी कितनी हो गई? x + a का होल स्क्वायर। अब हम बात करने वाले हैं इसके डायरेक्शन की। अब ये डायरेक्शन की बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एक ट्रिक है, जिस भी पॉइंट पर तुम्हें विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, वहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख दीजिए। और तुम जानते हो परीक्षण आवेश होता है एक छोटा सा धनावेश, जिसका परिमाण बहुत ही कम होता है। तो जब तुम यहाँ धनावेश रखोगे और इसकी वजह से तुम देख रहे हो, तो ये आवेश, ऋण आवेश, इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा,
और ये आवेश किधर चलेगा, ऐसे चलेगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि बिंदु P पर बिंदु 1 पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ये। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, और हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है सदैव नेगेटिव से पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इस डायरेक्शन में होता है, और ये है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इस माइनस Q आवेश के कारण वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है, और ये माइनस P कैप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को ही दिखा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब हमने माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देख लिया है। अब देखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला क्या था, देखिए EP2 का मीनिंग P पर 2 आवेश के कारण, फॉर्मूला 1/4πε0 एट इज इट, और यहाँ पर आवेश कितना है प्लस क्यू रख दिया है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक a, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉरी, डिस्टेंस तो x माइनस ए है, लेकिन फॉर्मूले में r स्क्वायर होता है, तो उसकी वजह से x माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, जब यहाँ परीक्षण आवेश रखेंगे यानी कि पॉजिटिव आवेश रखेंगे, तो ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, तो जिसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो ये हो गई P पर बिंदु 2 पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि ऐसे, और यही दिशा होती है हमारे द्विध्रुव आघूर्ण की। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में हो गया, जबकि बिंदु 1 पर रखे आवेश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा थी वो इसके अपोजिट थी। तो ये हो गया माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये हो गया प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो अब देखते हैं बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है। दो विद्युत क्षेत्र हैं, एक ये। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, बिंदु A पर रखे आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्लस बिंदु 2 पर रखे आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और ऊपर से इन दोनों की वैल्यू, एक ये, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए ये और ये वैल्यू यहाँ पर रख दी है हमने। तो 1/4πε0 1/4πε0 Q माइनस P Q प्लस P। तो हमने क्या किया है, 1/4π कॉमन, Q कॉमन और माइनस P को कॉमन ले लिया है। इधर से ये सारी वैल्यू चली जाती है, माइनस भी गया है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस ए का होल स्क्वायर। इधर से तुमने माइनस कॉमन ले लिया है, जिसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये बन जाता है 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस चूँकि तुमने कॉमन लिया है उसकी वजह से ये यहाँ आ जाता है। डन। तो देखिए अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको ऐसा ही रहने दो, और अंदर वाली जो टर्म दिख रही है तुम्हें उसको इजीली सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व क्या करना है, इनका एलसीएम यही आ जाएगा। ये देखिए, ये स्टेप ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कैसे किया है हमने। ये कॉमन, जब ये कॉमन आ जाएंगे तो इधर कौन सा टर्म आ जाएगी, x माइनस ए स्क्वायर, ये रहा x माइनस ए स्क्वायर, और इधर क्या जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये रहा x प्लस ए का होल स्क्वायर। और अब इसे नॉर्मली मैथमेटिक्स से तुम सोल्व कर सकते हो। तो देखिए अब x माइनस ए का होल स्क्वायर को खोल दीजिए, ए स्क्वायर फॉर्मूला पता ही है ना तुम्हें, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x है, और इधर माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2x है, ये फॉर्मूला होता है, रख दीजिए। और x प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को अंदर रखा और इसका ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर कर दिया है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा ही है, बाहर माइनस अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। अब देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, और माइनस 2x से हो जाएगा माइनस 4xa। तो देखिए ऊपर वाली टर्म तो हो गई माइनस 4x से, और ये क्या था, इनका होल किया, ये चीज़ आ गई। तुम जानते ही हो एक्स माइनस ए को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, इसको मैंने ऐसा का ऐसा ही रखा। अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो देखिए इस पूरी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो गए 4x से ये ऐसे, ठीक है। तो ज़रा देखो अब इसको मैंने क्या किया है, इसको लिखा मैंने 2a⁴। यहाँ से 2 उठाया, एक 2 बचा, ये रख दिया, तो 2a⁴। 2a⁴ बचता क्या है, p बच गया, यहाँ रख दिया है। 4 था, इसको ऐसे लिख दिया 2 × 2, और x था ऐसे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 2a⁴ क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अब 2a⁴ क्या हो गया, p × 2x वेक्टर p अपॉन 4πε0 x² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब देखिए 11th क्लास में हमने पढ़ा था एकांक सदिश इज इक्वल टू, जैसे ये ए एकांक सदिश है तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए का परिमाण। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, पी कैप अपॉन वेक्टर पी अपॉन पी। तो पी इंटू वेक्टर पी इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर पी, सॉरी मैं इसको वेक्टर बोल गया, पी कैप इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर पी। तो यहाँ देखिए पी इंटू पी कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई पी इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है वेक्टर पी, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया है, 2x अपॉन 4πε0 x² माइनस a² का होल स्क्वायर। ओके यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन हमें पता है a इज़ वेरी वेरी लेस देन x। क्यों, क्योंकि एक 2a क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बहुत कम होता है, तो 2a बहुत कम होता है, तो a तो और भी बहुत कम हो जाएगा x की कंपेयर में। तो a इज़ वेरी वेरी लेस देन x, सो a इज़ वेरी वेरी लेस देन x। इसका मीनिंग क्या हुआ, x की कंपेयर में हम a को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो देखिए हमने a को यहाँ 0 एज्यूम कर लिया है, यहाँ था क्या x² और ऊपर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x⁴, x⁴, ये कैंसिल होकर क्या बचता है x³। तो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया है 2p/4πε0 x³। EP का मतलब हुआ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, P हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, पाई तुम जानते ही हो, ε0 विद्युतशीलता है, और x क्या है, x है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर तुम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो। अब हमें यहाँ दो बातें हैं नोट करने वाली। क्या, द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई रिपीट अगेन, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, एक बात। और दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में होते हैं। तो दो बातें हैं नोट करने वाली। पहली बात, द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव से दूरी, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की बीच की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूसरा, विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर मतलब एक ही लाइन में होते हैं, यानी कि इनके बीच का कोण 0 होता है। तो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, ये अक्षीय स्थिति देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम कल बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसकी निरक्षीय स्थिति में, यानी कि यहाँ। ओके, बाय।